And same principles as following before. So you come from the side again, attach the end to the end of the vial, and go through. You're going to go in at a 90-degree angle into your patient. Get it out of your patient, and then click on the safety. Once it's on and clicked, then you're good. Hello, welcome to Legal Awareness web series. Disability law और disability rights ने reasonable accommodation का जो concept दिया वो freedom of religion में भी इस्तेमाल होता रहा है। हिजाब के मामले में भी कल इस बात का जिक्र हुआ सुप्रीम कोर्ट के जो दो ओपिनियन आए, जस्टिस हेमंत गुप्ता का और जस्टिस सुधांशु धुलिया का। आज मैं बात करने जा रहा हूं एक बड़ा पॉजिटिव ऑर्डर, इंकरेजिंग ऑर्डर जो तेलंगाना के चीफ जस्टिस भुयान ने दिया है। एमबीबीएस के एडमिशन का मामला है, नीट की काउंसलिंग का मामला है। एक पेटिशनर है 19 साल का, डिफॉर्मिटी है लेफ्ट अपर लिम में, एक हाथ सही है, एक हाथ सही नहीं। ब्राइट बच्चा है, 10th में 12th में बड़े अच्छे मार्क्स से पास हुआ। नीट के एग्जाम में बैठा और 92 परसेंटाइल लाया। डिसेबिलिटी कोटा के तहत 115th रैंक पूरे देश में आया, जिसके बिना पर उसको बड़ी आसानी से एमबीबीएस में दाखिला मिलना चाहिए। लेकिन जैसा कि होता है कि सामने गया एक बोर्ड के एक रूल के तहत, बोर्ड ने कहा कि जब तक दोनों हाथ पूरी तरह सही नहीं हैं तब तक आपको एमबीबीएस में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। देश ने 2016 में नया डिसेबिलिटी लॉ बनाया। इस लॉ को बनाने में नालसर की सीनियर प्रोफेसर अमिता धाना ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था। ओरिजिनल ड्राफ्ट बनाया था। यूपीए सरकार ने जब उस ड्राफ्ट को बदला तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नालसर ने उसको डिसोन किया। मोदी सरकार ने उसमें कई मेजर रिफॉर्म्स करने के बाद 2016 में उस लॉ को पास किया। पेटिशनर की जो डिफॉर्मिटी है लेफ्ट फोर आर्म में 65% उसको एसेस किया गया और उसके हिसाब से पेटिशनर जो है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में कवर हो रहा है सेक्शन 2 क्लॉज आर डिसेबिलिटी एक्ट के तहत। केस ये है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद अगर उसको डॉक्टर न बनने दिया जाए, क्योंकि जो मेडिकल बोर्ड गांधी हॉस्पिटल ने कॉन्स्टिट्यूट किया था उसने ये पाया कि साथ पेटिशनर की डिसेबिलिटी तो 65% है और पेटिशनर सब काम कर सकता है, इंक्लूडिंग परफॉर्मिंग वर्क बाय मैनिपुलेटिंग विथ फिंगर्स। ये बात कही कि 2 कॉम्पिटेंट बोर्ड्स ने डिसेबिलिटी पेटिशनर की एसेस की है और उसको 65% गाइडलाइंस के हिसाब से 2018 की पाया है। और अब पेटिशनर को यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन बाद में जाकर ये मामला उठा कि साहब जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, अब आपको मालूम है एमसीआई की बजाय एक कमीशन बन गया है। एक एग्जाम है नीट का जो उसमें 5% सीट्स रिजर्व्ड हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। क्या उसका बेनिफिट इस बच्चे को मिलेगा?
और उसमें जो पूरा मामला आया है सामने, वो ये आया है कि पैनल ऑफ डॉक्टर्स ने जो नीट के एडमिशन से डील कर रहे हैं, उन्होंने 4 अक्टूबर को एक सर्टिफिकेट इशू किया जिसमें कहा कि पेटिशनर जो है वो एलिजिबल नहीं है मेडिकल कोर्स करने के लिए क्योंकि उसका हाथ इन्वॉल्व है, और पेटिशनर की डिसेबिलिटी 65% ना होके 75% है, जो 10% हायर है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो पहले इशू हुआ था। 11 अक्टूबर से काउंसलिंग शुरू हो रही है। लास्ट डेट सिलेक्शन का ऑप्शन देने की 18 अक्टूबर है। और उस रेगुलेशन को चैलेंज किया गया जो रेगुलेशन ये बात करती है कि दोनों हैंड्स इंटैक्ट हों, with intact sensations, sufficient strength and range of motion are essential to be considered eligible for medical course. बड़ी अच्छी पेटिशन ड्राफ्ट हुई, नालसर के ही किसी फॉर्मर स्टूडेंट ने उसको ड्राफ्ट किया, उमर फारूक ने शायद, और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फिलहाल ये कहा कि आप काउंसलिंग में शामिल हों, बाद में इस मैटर को देखा जाएगा। ये सवाल मेरे सामने पहले भी इस तरह के आते रहे। पहली चीज तो ये कि वो जो एमबीबीएस कर रहा है कोई डॉक्टर, उनमें से हर एक कोई सर्जन नहीं बनने जा रहा जिसमें दोनों हाथ इन्वॉल्व हों। और जितनी अब साइंस डेवलप हो गई है उसमें ओपन सर्जरी तो अब बहुत कम होती है, लेकिन कई फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें लोग पीजी करते हैं और उसके लिए दोनों हाथों की जरूरत नहीं। देश का कानून है, उस कानून में एक रीजनेबल अकोमोडेशन के उसूल को इनकॉर्पोरेट किया है, एक परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन जिनकी बेंचमार्क डिसेबिलिटी है प्रोवाइड की है। क्या इस केस में रीजनेबल अकोमोडेशन का मामला बनता है या नहीं बनता, ये तो जब फाइनल ऑर्डर चीफ जस्टिस का आएगा तब पता चलेगा। लेकिन आज इस बच्चे को रिलीफ दी है जिससे डिसेबिलिटी सर्किल्स में इसको बड़े वाइडली वेलकम किया जा रहा है। मामला किसी एक हाई कोर्ट का नहीं, अलग अलग हाई कोर्ट में तरह तरह के केसेस होते रहे। मैं एक और केस से डील कर रहा हूं जिसपे एक पूरा वीडियो बनाने जा रहा हूं बहुत जल्द। यूपीएससी का मामला, दिल्ली हाई कोर्ट ने उसमें फैसला भी दिया, किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ। किडनी ट्रांसप्लांटेशन को 5 साल हो गए। किडनी के सारे टेस्ट में कैंडिडेट बहुत ही अच्छा स्कोर कर रहा है, यानी हम जो नॉर्मल लोग हैं शायद हमारा खराब आ जाए वो रिपोर्ट। लेकिन क्योंकि एक रूल है डीओपीटी का जो ये कहता है कि जिसका भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, एक आंख के मामले को छोड़कर, वो इनएलिजिबल हो जाए। मैं समझता हूं कि ये यूपीएससी का रूल भी बिल्कुल आर्बिट्रेरी है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 5 साल किसी को हो गए। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पहले कोई बड़ी नई चीज रही होगी, अब बिल्कुल उसमें साइंस डेवलप हो चुकी है। उस तरह के कैंडिडेट्स को सिविल सर्विसेज से रोकना बड़ी ज्यादती की बात। मेरे तो वार्डन और फिलॉसफी के प्रोफेसर अलीगढ़ में, तसद्दुम हुसैन साहब, मैंने जितना उनसे सीखा है मैं आपको बता नहीं सकता। यंग बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट, स्टार वार पे डिस्कशन हो रहा है
और मेरे वार्डन ने मुझे जिस तरीके से एक्सप्लेन की स्टार वार, बहुत कम लोग एक्सप्लेन कर सकते। मैं समझता हूं कि अभी तक अगर हम ये समझते हैं कि कुछ लोगों के अगर एक हाथ है तो वो किसी तरह दूसरों से कम है, तो हमारी थिंकिंग में कोई प्रॉब्लम। उस लॉ जिसका लिबरल इंटरप्रिटेशन होता रहा है, जस्टिस चंद्रचूड़ उसका बहुत लिबरल इंटरप्रिटेशन करते रहे हैं, कई फैसलों में इस तरीके की बात हो चुकी है। ये जो सेक्शन 3 क्लॉज 5 है, जो गवर्नमेंट से कह रहा है कि इंश्योर करें रीजनेबल अकोमोडेशन फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटी, अगर इसको देखेंगे तो फिर ये जो रेगुलेशन है कि दोनों हाथ बिल्कुल सही हो एमबीबीएस के लिए, यहां कोई एमएस की बात नहीं हो रही है, कोई सर्जरी का स्पेशलिस्ट नहीं बन रहा है, वो तो बिल्कुल आर्बिट्रेरी है और डिस्क्रिमिनेटरी है। और एक पूरी क्लास ऑफ पर्संस जैसे पेटिशनर को एक्सक्लूड करती है जिनके दोनों हाथ ना हो विद सफिशिएंट स्ट्रेंथ। मैं समझता हूं कि ये नोटिफिकेशन जो है ये इवेंचुअली शायद स्ट्राइक डाउन कभी ना कभी जरूर हो। एक अपॉर्चुनिटी जो उसको पढ़ने की, मेडिसिन की मिलनी चाहिए ग्रेजुएट लेवल पे, एमबीबीएस का मामला है, इतने हाई नीट के रैंक पे और एक फेयर एग्जाम में, वो तो पेटिशनर का डेफिनेटली जो राइट है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी कि वो जो प्रोफेशन अपनी चॉइस का चाहे उसको अडॉप्ट कर सकता है, उस पे एक अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। हमें मालूम है कि आर्टिकल 19 में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, पर ये रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल नहीं मानी जाएगी। फिर ये जो रेगुलेशन दोनों हाथों वाली है, ये सेक्शन 16 और 17 जो डिसेबिलिटी का एक्ट है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, जो ये मैंडेट करता है कि आप एडमिट करेंगे स्टूडेंट्स को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, उन्हें प्रोवाइड करेंगे रीजनेबल अकोमोडेशन, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स की, मॉडिफिकेशन करेंगे करिकुलम में स्टूडेंट्स की नीड्स को ध्यान में रखते हुए। उसके खिलाफ भी जाता है क्योंकि इसने तो बिल्कुल बार कर दिया, एब्सोल्यूट एंट्री को रोक दिया। अब तो वो आ ही नहीं सकता, तो आप क्या करिकुलम में कोई चेंज करेंगे? ये इम्प्यून्ड रेगुलेशन वायलेशन है सेक्शन 18 के आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की, जिसमें बात की जा रही है कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं वो मेजर्स लेंगे टू इंश्योर पार्टिसिपेशन बाय पर्संस विद डिसेबिलिटीज इन हायर एजुकेशन। अगर हम उनको डॉक्टर भी नहीं बनने देंगे तो कैसे बात करें? मैं समझता हूं कि ये रेगुलेशन आर्टिकल 14 का भी वायलेशन है, क्योंकि जो ये क्लासिफिकेशन कर रही है वो क्लासिफिकेशन रीजनेबल नहीं है, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर बेस्ड नहीं है, उसका कोई रैशनल ऑब्जेक्ट नहीं है अचीव करने के लिए। जिनके दोनों हाथों में कोई कमी है उसको एक डिसेबिलिटी मान के अलग कर देना, इसकी कौन सी रैशनल नेक्सस है? आज के जमाने में जहां टेली मेडिसिन की फील्ड जब डेवलप हो चुकी है, कोविड के दौरान हम सब ने अपने डॉक्टर से टेलीफोन पर कंसल्टेशन किया है। अभी मेरी बहन की कोई स्किन का मामला था, उन्होंने एक एक्सपर्ट से टेलीफोन पर कंसल्ट किया, दवा दी, ठीक हो गई। उसमें यह कहना कि दोनों हाथ सही हो, ये कोई बहुत बड़ा बर्डन, अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन हम लगा रहे हैं। मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कंपैशन दिखाया है, मर्सी दिखाई है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को अपहोल्ड किया है, इस एक्ट के ऑब्जेक्ट को माइंड में रखते हुए बच्चे को पहली स्टेज पे कम से कम ये कह दिया कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। क्योंकि कई हाई कोर्ट्स में इस तरह के मुद्दे उठ गए हैं, इसलिए क्या तेलंगाना की हाई कोर्ट इस पे फैसला करेगी,
जो भी फैसला आएगा वो पाथ ब्रेकिंग होगा। अलग अलग हाई कोर्ट्स में इस तरीके के मुद्दे आते रहे। डिसेबिलिटी राइट्स पे जो लोग काम करते हैं और जो डिसेबिलिटी के एक्टिविस्ट हैं, उनको इंतजार रहेगा इस जजमेंट का। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।